स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया क्या? वो अपना ऑनलाइन आएंगे तब होगा स्टार्ट। कैसे ऑनलाइन आएंगे वो? हो रहा है भाई लाइव। अब अभी आ जाएगा। अभी और आएगा तो देखा जाएगा। ये कैसे हम कैसे देख पाएंगे? ये राज हम इसका लिंक शेयर किया है, राज का फोटो बस है। ये है तो यार। आ गए। हाँ। हाँ पापा आप ऑनलाइन है? नहीं तो कोई वो तो है। भाई आ रहा है ऑनलाइन, you're online। ऑनलाइन आ गया। हाँ ठीक है, आ गए। चल बोलिए तो पापा। पहले नमस्कार। बहुत अच्छा। संतोष राय, बंटू, डीपी, राखी कश्यप, ओम जी, कामिनी त्रिपाठी, विजय प्रताप सिंह, बहुत लोग आ गए। चलो, और प्रभात मिलिंद, बंकिम जी और राखी कश्यप बार बार आ रही हैं। अवधेश त्रिपाठी, राम जी राय, नमस्कार। तो साथियों, एक औपचारिक नमस्कार। ये आज बात करनी है कोरोना पर। कोरोना के साथ साथ लेखक इस समय में क्या कर सकता है, और तीसरी बात अपनी कविताओं का पाठ। कोरोना में सिर्फ लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों के इलाज नहीं हो रहे, बच्चों के टीके नहीं लग रहे। हो ये रहा है कि एक बच्चे को कोरोना से बचाने के कोशिश में ऐसा ना हो कि 100 बच्चे दूसरी बीमारियों से मर जाएं। ये स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि तमाम अस्पताल जो हैं, पूरे के पूरे सारे के सारे अस्पताल इस दबाव में आ गए हैं सरकारी, कि वो सिवाय कोरोना के और कुछ ना करें। हालत ये है कि 480 एम्स का डॉक्टरों का स्टाफ और नर्सेज और वार्ड बॉयज़ कोरोना के प्रभाव में आ गए हैं। और तमाम बाकी के अस्पताल क्या कर रहे हैं? बाकी के अस्पतालों की छुट्टी है। वो जो 5 स्टार अस्पताल हैं, जैसे कि इस समय, इस संकट के समय में जो जैसा संकट भारत में कभी नहीं आया था, ऐसे संकट के समय भी तमाम सारे जो 5 स्टार अस्पताल थे, जो जिनको इस एग्रीमेंट के साथ ज़मीन दी जाती है कि वहाँ गरीबों का भी इलाज होगा, वो सारे के सारे अस्पताल जो हैं छुट्टी पर हैं। तो ये जो एक चीज़ कोरोना के समय में हो रही है, आप देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या हो रहा है? अस्पतालों को अधिग्रहण कर लिया है, प्राइवेट अस्पतालों को। स्पेन में कर लिया, भारत में कर लिया। भारत में एक कुछ खास राज्य हैं जहाँ पर ये किया है। महाराष्ट्र में किया है, प्राइवेट अस्पतालों के 80%। केरल ने किस तरह से काम किया है। लेकिन बाकी राज्यों की सरकार क्या कर रही है कोरोना के समय में? और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो एक बात ये समझ लीजिए कि और कहाँ की बात बताऊँ मैं। वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री घोषित कर चुके हैं कि भारत के 50% बच्चे कुपोषित हैं। क्या हो रहा है इस देश में?
आज 70 साल बाद, 73 साल बाद आज़ादी के हम कह रहे हैं हमारे आधे बच्चे कुपोषित हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा। तो क्या ये सारा भोजन उनके माता पिता खा जाते हैं और बच्चों को नहीं देते? माता पिता भी भूखे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है। और गुजरात में दाहोद की जो आंकड़े हैं वो बहुत डरावने हैं कि 84% बच्चे, 84% दाहोद गुजरात के बच्चे एनेमिक हैं, यानी लोहे की कमी से पीड़ित हैं। और 48% बच्चे कुपोषित हैं, जैसे कि भारत के दूसरी जगहों पर बच्चे कुपोषित हैं, वहाँ भी कुपोषित हैं। और स्टंटेड हैं, स्टंटेड माने जिनकी बाढ़ रुक गई है। और 24% बच्चों के बारे में कहा जाता है, अंग्रेज़ी में लिखा जाता है कि वेस्टेड, बर्बाद हो गए हैं वो बच्चे। क्या मतलब है? तो ये बच्चे क्या बच्चे ही रहते हैं क्या? 70 साल में ये 50% कुपोषित बच्चे ही बने रहे? ये तो बड़े हो गए हैं। हम जब कविता की बात करते हैं और एक लेखक जब अपनी रचनाओं की बात करता है और ये कहता है कि हमारे पाठक नहीं हैं, तो पाठक कहाँ गए? पाठक तो ये जो कुपोषित बच्चे हैं, जो मानसिक विकलांग हो गए हैं, वो बहुत से बड़े हो गए हैं। उन्होंने बहुत से लोगों ने गुरुजी की सेवा करके डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं। वो तो गुरुजी हो गए खुद। वो क्यों पढ़ेंगे? ऐसे समय में लेखक की जिम्मेदारी क्या बनती है? ऐसे समय में जबकि कोरोना ने हमारी सरकार के तमाम सारे पापों पर पर्दा डालने का काम कर दिया है, और पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। कोरोना क्या अमेरिका में नहीं है? कितना डराया जा रहा है कोरोना से, वो अन्याय बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। लाखों लोगों की भीड़ अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में सड़कों पर निकल आती है और ट्रंप को अपने बचाव के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए बंकर में जाना पड़ता है। तो भारत में क्या हो गया? भारत में तो ऐसे समय में लेखक का क्या दायित्व होता है? लेखक का दायित्व होता है सत्य को सामने लाना। ये सरकार जिस झूठ पे चल रही है, उस झूठ की पोल खोलना, लोगों की आंखें खोलने का काम ये लेखक को करना है। उसके लिए साहस की ज़रूरत होती है। और आज अभी मेरी बेटी ने, पूर्वा ने मुंबई से फ़ोन करके बताया कि पापा लाल सलाम, आसाम में लाल सलाम प्रतिबंधित हो गया है। लाल सलाम प्रतिबंधित हो गया है। लेनिन के फ़ोटो लगाना, शेयर करना भी शायद प्रतिबंधित हो गया है। मार्क्सवादी कहलाना भी शायद प्रतिबंधित हो जाएगा। तो ये जो ख़तरनाक दौर चल रहा है, ये वो दौर चल रहा है दरअसल जो 1933 में जर्मनी में चला था। यही हुआ था, जर्मनी में यही हुआ था। और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को और लेखकों को, ब्रेस्ट को, आइंस्टाइन को भागकर जर्मनी से अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो ये हो रहा है और शुरू हो चुका है। ऐसे समय में लेखक को प्रभावशाली ढंग से वो तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली ढंग से ये काम करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। लेकिन एक फ़र्क है सत्ताधारियों में और लेखक के बोलने में कि सत्ताधारी झूठ बोलते हैं अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, लेकिन लेखक का काम सच बोलना होता है। और एक अच्छा लेखक हमेशा सच बोलता है, सत्य को सामने लाना। अब सत्य के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं और फैली हुई हैं। स्टीफन हॉकिंग का और तमाम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सत्य अब लेखक
का काम है सत्य को सामने लाना। दार्शनिकों का काम हुआ करता था ये सत्य को की खोज करना, लेकिन आज ये काम विज्ञान और गणित के जिम्मे आ गया है। मतलब कि लेखक का काम थोड़ा सा बढ़ गया कि सत्य को जानने के लिए उसे थोड़ा बहुत जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको सिर्फ कविता से कविता नहीं लिखी जाएगी, कहानी पढ़कर कहानी नहीं लिखी जाएगी, दुनिया के तमाम सारे ज्ञान। लेकिन ज्ञान हमारी भाषा तो ज्ञान की है ही नहीं। अगर हिंदी में विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा, गणित नहीं पढ़ाया जा रहा, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जा रही, तो क्या ये ज्ञान की भाषा है? धक्का लगता है, सोचकर भी धक्का लगता है कि हमारी मातृभाषाएं, वो चाहे मराठी हो, तमिल हो, बंगला हो, हिंदी हो, ये हज़ारों वर्ष पुरानी भाषाएं आज अज्ञान की भाषाएं बन गई हैं। इंग्लिश मीडियम के भूत ने, क्योंकि वो धंधा है, वो पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई के लिए नहीं है। अगर पढ़ाई के लिए होता, अगर वो ज्ञान के लिए होता तो क्या होता? इस 70 साल में, आज़ादी के साल, एक भी विज्ञान का आविष्कार भारत में नहीं हुआ। इतना बड़ा देश और इतने वैज्ञानिक कि दूसरे देशों की आबादी से ज़्यादा पड़ जाएंगे यहाँ के विज्ञान के छात्र। हो क्या रहा है ये? क्या यहाँ पर भारत में विश्व स्तरीय अनुसंधान नहीं हुए? एक ने नहीं, सिर्फ सीवी रमन ने नहीं किया ये काम, एसएन बोस ने किया ये काम, चंद्रशेखर ने ये, इतने सारे वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ मिले। कैसे मिल गए? वो इसलिए मिल गए कि वो इंग्लिश मीडियम में गिरफ्तार नहीं थे। इंग्लिश पढ़ाई जाती थी एक ज्ञान की भाषा के रूप में, जो हमें पढ़ना चाहिए। ये अंग्रेज़ी के विरोध में नहीं बोल रहा, अंग्रेज़ी बड़ी भाषा है, हम सबको सीखना चाहिए, लेकिन ज्ञान तो मातृभाषा में ही मिल सकता है। एक बच्चे को हम 10 बरस तक अंग्रेज़ी रटा रटा कर उसका दिमाग ठस कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा, घुटनों चलता बच्चा भी, जिसको भाषा नहीं आती, वो अगर घुटनों चल रहा है और दरवाज़ा खुला दिख गया तो उसका अनुभव और दरवाज़ा खुलने का दृश्य उसके पास ये विचार दे देता है कि दरवाज़ा खुला है, बाहर निकला जा सकता है, और वो तेज़ी से घुटनों से चलते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ता है। विचार सिर्फ भाषा में ही नहीं आते, विचार बिंबों में, विचार अनुभव से, और कितनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं से हमारे पास आते हैं। भाषा तो जकड़ लेती, अंग्रेजी खासतौर से जब हम रट लेते हैं तो रटी हुई भाषा में तो रटे हुए विचार ही आएंगे ना, नए विचार कहाँ से आएंगे? और मैंने इस बीच में जब आपसे ये कहा तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मुक्तिबोध याद आ रहे हैं। मुक्तिबोध के पास हम बार बार जाते हैं, तो इसलिए भी जाना चाहिए कि मुक्तिबोध अपने समय के भारतीयों में जो वैज्ञानिक नहीं थे, लेखक थे, विज्ञान के अपने समय के क्वांटम फिज़िक्स की अवधारणाओं से पूरी तरह परिचित थे, और उनके अंदर जिज्ञासाएं बची हुई थीं कि ये क्या है। एक वाक्य अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, आइंस्टाइन के ऊपर एक किताब कहीं है मेरे पास, शायद ये किताब है, ये किताब, अरे तो उल्टी दिखेगी। इसके 288वें प्रश्न पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको ज़रा सा एक लाइन पढ़ के सुना दूँ। Stephen Hawking proposes that time is an imaginary quantity. Imaginary in the mathematical science of being a multiple of the square root of -1. Square root of -1 मैं याद दिलाऊं, मुक्तिबोध अपनी कविता में
ऋण एक राशि का वर्गमूल बार बार कहते हैं। समय की अवधारणा के बारे में ऋण एक राशि का वर्गमूल, ये लय में है ये वाक्य, √-1। ये स्टीफन हॉकिंग ने क्यों कहा था? ये कहा था कि शून्य समय से पहले की बात पूछना ऐसा ही है जैसे उत्तर ध्रुव पर जाकर ये पूछना कि उत्तर ध्रुव के उस पार क्या है। उत्तर ध्रुव के उस पार जाते ही उत्तर ध्रुव तो दक्षिण हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। उत्तर जो है वो दक्षिण में बदल जाएगा अगर चले गए तो। बहरहाल मुक्तिबोध बार बार ये कहते थे। मुक्तिबोध के गद्य को पढ़िए, जगह जगह वो कहते हैं कि अंतरिक्ष का आकार क्या है, शेप क्या है। आइंस्टाइन इसी पर काम कर रहे थे कि अंतरिक्ष का आकार क्या है, अंतरिक्ष की नापतोल क्या है। अंतरिक्ष शांत है, अंत माने सीमित है या असीम है। लेकिन हबल ने तो कहा, हबल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। अंतरिक्ष का विस्तार। मुक्तिबोध और एक बात कहते हैं, एक जगह मुक्तिबोध जगह जगह क्वांटम फिजिक्स का जिक्र करते हैं। मैं 2 मिनट और लेता हूँ इस बात को कहने में। मुक्तिबोध एक जगह कहते हैं ढेले का स्पेक्ट्रम। इस ढेले का स्पेक्ट्रम क्या है, ये क्या चीज़ है? हबल ने जब कहा कि अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है और तारे तारों से दूर जा रहे हैं, तो लोगों ने पूछा कि किसके पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा किसी के पास नहीं जा रहे, वो तो बस दूर ही दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया आपको कैसे पता कि कौन, वो कैसे पता? तो बोले तारों की जो रोशनी आ रही है अब देर से आ रही है यहाँ पृथ्वी पर। उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता, आपको ये बात कैसे पता कि कौन से तारे की रोशनी दूर से आ रही है कि पास से आ रही है? तब उन्होंने कहा कि हर तारे का स्पेक्ट्रम अलग होता है और हर तारे को अलग अलग पहचाना जा सकता है। स्पेक्ट्रम का मतलब जो 7 रंग हैं, किसी तारे में 6 ही मिलेंगे, किसी में नीला रंग नहीं मिलेगा, किसी में लाल नहीं मिलेगा, किसी में हरा नहीं मिलेगा। इस तरह स्पेक्ट्रम अलग होता है। तो मुक्तिबोध तुरंत कहते हैं कि इस ढेले का स्पेक्ट्रम क्या है। एक साधारण जन का, एक मिट्टी के ढेले का भी कोई स्पेक्ट्रम होता होगा। अगर तारों का स्पेक्ट्रम होता है तो साधारण मनुष्य का भी स्पेक्ट्रम होगा। ये मुक्तिबोध। तो एक लेखक का जब काम ये हो जाता है कि वो सत्य को बताए, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पढ़े, लिखे, सोचे और उसके बाद अंतिम काम बोलने का है। उससे पहले अपने भीतर वो साहस धारण करे कि सच्चाई को खुल करके बोल सके। तो साथियों, ये समय तो कोरोना ने तमाम तरह के झूठों को ऊपर पर्दा डालने का एक ज़रिया हमारी सरकार के हाथ में दे दिया है। पर्यावरण भी है। पर्यावरण, ये जो टिड्डी दल आ रहे हैं, ये जो तूफ़ान आ रहे हैं, ये तमाम बेवक्त की बारिश आ रही है। आज लखनऊ में बारिश हो रही है। तो ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे भी वही है, वही नीतियां हैं जो मनुष्य को नष्ट कर रही हैं। वही नीतियां पर्यावरण को नष्ट कर रही हैं। वही हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य को बर्बाद कर रही हैं। हम किसके लिए कविताएं लिख रहे हैं? हम मनुष्य के जीवन के लिए, सत्य को सामने लाने के लिए और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो सत्य से प्राप्त होता है। लेकिन आज तो जीवन दुख से भरा हुआ है, लाचारी से भरा हुआ है, एक आत्मग्लानि से भरा हुआ है कि हम इन कविताओं का क्या करें। धूमिल ने यही सवाल उठाया था कि हम इस ससुरी कविता का क्या करें।
लेकिन साथियों, हम कोई, आप मुझसे ये उम्मीद न करें कि मैं तलवार लेकर के चलाता हुआ बाहर निकल जाऊंगा। मेरे पास शब्द हैं, मेरे पास अपने विचार हैं, और ये मेरा काम है इस समय कि उन शब्दों को और उन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, इस प्रार्थना के साथ, इस अनुरोध के साथ कि वो भी अपने स्तर पर जिस तरह कर सकते हैं, जो भी माध्यम उनको मिलता है, उसके ज़रिए इस विचार को आगे पहुंचाएं, इन विचारों को। तो अब मैं कविताओं का भी कार्यक्रम है, भाषा के बारे में और 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। भाषा एक भ्रांति की तरह हमारे ऊपर थोप दी गई है कि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो कि वो नहीं है। हम गए स्विट्ज़रलैंड, ये मेरा निजी अनुभव है कि स्विट्ज़रलैंड में 4 भाषाएं आधिकारिक रूप से मानी जाती हैं, जिसमें फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है और उनके अपने यहाँ की भाषा है। 4 भाषाएं हैं, अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषा नहीं है। अगर स्टेशन पर आपका सामान गायब हो जाए और आप अंग्रेज़ी में एप्लीकेशन लिखकर वहाँ दें तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, कहेंगे ये नहीं जानते हम। इटालियन, फ्रेंच या जर्मन में दे दीजिए या स्वीडिश में दे दीजिए तो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ये हालत है। फ्रांस में आपकी बात सुनकर भी हो सकता है टैक्सी ड्राइवर आपको टैक्सी में ना बिठाए और वेटर आपको देर से सर्व करे, नहीं आएगा आपके पास। और चेकोस्लोवाकिया के सबसे बड़ा जो उनकी चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, प्राहा, वहाँ पर एक स्टोर में मैं गया तो मैं डबल रोटी, मक्खन, जैम वगैरह ख़रीदना चाहता था और आधे घंटे तक अंग्रेज़ी बोलता रहा, कोई ने समझ के नहीं दिया। सारे स्मार्ट लड़के लड़कियां खड़े हुए आपस में एक दूसरे से बात करते रहे कि ये पता नहीं आदमी क्या चाहता है, ये अंग्रेज़ी ऐसी। बहरहाल छोड़िए अंग्रेज़ी को, तो मैं कविता सुनाता हूँ आप। टेलीविज़न खोलते ही काला लबादा ओढ़े एक नकाबपोश छुरे चमकाता है। मैं चैनल बदल देता हूँ तो देखता हूँ गेरुआ लबादा ओढ़े एक घुटमुंडा छुरे चमकाने लगता है। मैं फिर चैनल बदल देता हूँ तो देखता हूँ औरतों, बच्चों, किसानों और सिपाहियों की लाशों के ऊपर अच्छे दिन आ गए हैं कि घोषणाएं होने लगती हैं। मैं टेलीविज़न बंद कर देता हूँ। जानता हूँ कि टेलीविज़न बंद कर देने से छुरों का चमकना बंद नहीं हो जाता, बल्कि वो मेरी गर्दन के और नज़दीक आ जाते हैं। दोस्तों, अब इस उम्र में मेरे लिए ये निर्णय निश्चय ही सख्त है, लेकिन अब ये मेरे लिए, और मैं तो कहूँगा सबके लिए, ये कविता से बाहर आ जाने का वक्त है। दोस्तों, इस समय मेरे लिए ये कहना और ये निर्णय निश्चय ही सख्त है, लेकिन अब मेरे लिए ये कविता से बाहर आ जाने का वक्त है। कोई कमेंट आया था, मैं नहीं पढ़ पाया। चलिए, ये खाली अपने चेहरे को कविता सुनाने का अनुभव मेरे लिए अच्छा नहीं होता। ये कविता से बाहर आ जाने का वक्त है। वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है। वक्त होता है
जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, वरना ढोल पीटना व्यर्थ होता है, वक्त होता है। जब नंगा होना धर्म होता है और कपड़ों से बाहर आ जाने वाला नहीं, कपड़ों के भीतर घुसा रहने वाला आदमी ज़्यादा बेशर्म होता है, वक्त होता है। जब पत्थरों का नहीं, पानी का स्पर्श भी बहुत सख्त होता है। और जैसा कि वो बुजुर्ग कवि कह गया है कि तब जो आँखों से टपकता है वो पानी नहीं, रक्त होता है। दोस्तों, जिसकी घड़ी दूसरी घड़ियों से कुछ अलग चलती है, दोस्तों, जिसे कुछ कर गुजरना है, उसके लिए ऐसा वक्त तो हर वक्त होता है। वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है। ये पर्यावरण का दिन है। और मेरी एक बेटी ने कहा, पापा आप क्या पहन रहे हैं? हरा कुर्ता। आज पर्यावरण दिवस है तो हरा कुर्ता पहन लीजिए। दोस्तों, हरा या पीला कुर्ता पहनने से पर्यावरण नहीं बचेगा। पर्यावरण बचेगा तो हमें मैदान में आने से बचेगा। और मैदान में हम देख चुके हैं कि अमेरिका के लोग, है वहाँ कोरोना, है वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस ऐसे ही निर्मम है जैसी यहाँ की पुलिस और सरकार निर्मम है। लेकिन वहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए क्योंकि उन्हें अन्याय बर्दाश्त नहीं करना था। एक कविता है पर्यावरण की, वो भूल न जाऊं तो मैं पहले सुना दूं। और किसी ने बताया कि वो कविता देहरादून के शमशान में लगी हुई कविता है। एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सारी कविताएं ही पर्यावरण के बारे में हैं, क्योंकि वो मनुष्य के बारे में है, मनुष्य के जीवन के बारे में है, तो वो पर्यावरण के बारे में भी हैं। लेकिन ये वृक्ष को लेकर कविता है। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, तो एक वृक्ष जाएगा। अपनी चिड़ियों, गिलहरियों, फलों, फूलों और ऋतुओं से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा कि गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। तो लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि सिर्फ बिजली के दाह घर में हो मेरा अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। शैलेंद्र शांत जी कह रहे हैं कि नागरिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। और तारानंद जी कह रहे हैं कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है। अन्याय बर्दाश्त करते रहेंगे तो जो हो रहा है होता रहेगा, वो नहीं है, जो हो रहा है वो नहीं, उससे बहुत बुरा, अकल्पनीय बुरा होने लगेगा और होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये समय बहुत संकट का है और लगातार हमसे इस बात की मांग कर रहा है कि हम जो कर सकते हैं करें।
धरती के गर्भ में सोई हुई चट्टानें कब करवट लेंगी, कब आएगा तूफान और ज्वालामुखी कब फूटेंगे, कोई नहीं जानता। धरती के गर्भ में सोई हुई चट्टानें कब करवट लेंगी, कब आएगा भूकंप और ज्वालामुखी कब फूटेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आंसुओं और पसीने में घुला हुआ नमक प्रमाण है कि हम समुद्र के वंशज हैं। हमारे आंसुओं और पसीने में घुला हुआ नमक प्रमाण है कि हम समुद्र के वंशज हैं। लेकिन ये जो समुद्र है मनुष्यों का, इसमें कब आएगा तूफान, इसे तो सिर्फ जानती है जनता। लेकिन आश्चर्य, जनता को कोई नहीं जानता। एक कविता, ये कविता तो बच्चों की एक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। सुशील शुक्ला संपादक हैं, साइकिल पत्रिका के, भोपाल से निकालते हैं, उसमें छपी हुई पत्रिका है ये कविता। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। बारिश हो रही है और दरवाज़ा फूल रहा है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। बारिश छूने को कुछ बाहर झूल गया है। बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है, कभी पेड़ था हम समझे थे भूल गया है। एक और कविता, और संयोग है कि ये कविता भी बच्चों की साइकिल पत्रिका में ही छपी। आकाश में न सूर्य था, न बादल थे और न पक्षी। आकाश में न सूर्य था, न बादल थे, न पक्षी। इतना सूना था आकाश कि नीला रंग तक नहीं था। और धरती पर न पेड़ था, न झाड़ी थी, न तिनका। इतनी खाली थी धरती कि हरी काई का निशान तक नहीं था। सूर्य तो क्या होता मैं अपने आकाश के लिए, अपनी धरती के लिए एक हरा पेड़ ही हो जाता। सूर्य तो क्या होता मैं अपने आकाश के लिए, अपनी धरती के लिए एक हरा पेड़ ही हो जाता। इतना हरा पेड़ कि छाया भी हरी हो जाती। इतना हरा पेड़ कि छाया भी हरी हो जाती। तो साथियों, ये एक कविता इसी सिलसिले में और याद आ रही है।
इसका शीर्षक है मातृ ऋण। माता का ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहते ही परशुराम माँ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। माता का ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहने से परशुराम माँ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। हमने गाय को कहा माता, तो बूढ़ी होते ही पीट कर घर से निकाला और घूरों पर प्लास्टिक खाकर मरने के लिए छोड़ दिया। हमने नदियों को कहा माता, तो उन्हें मलमूत्र, वमन, विष्ठा, गलाजत और कारखानों की धोवन से भरकर कुंभी पाक बनाकर छोड़ दिया। हमने धरती को कहा माता, हमने धरती को कहा माता, तो उसकी हरियाली उजाड़ कर उसे खोखला और बंजर बनाकर छोड़ दिया। कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को खा जाते हैं। कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को खा जाते हैं। माता, माता तेरे बहुत से सपूत इन दिनों कर रहे हैं तेरे नाम का कीर्तन। भारत माता, अपनी खैर मना। मीना राय हैं, वो शिशु वाली कविता सुनना चाह रही है। शिशु वाली कविता मीना राय बहुत सुनाई हुई कविता है, लेकिन वो कविता मुझे बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि वो हमारे तमाम सारी चीज़ों से हमको जोड़ती है। हमें अपने जीवन से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से। वो कविता छोटी है, मैं सुना देता हूँ। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। दोस्तों, शुरू में जैसा मैंने कहा था कि इस व्यवस्था में कहीं ऐसा न हो कि कोरोना के बहाने, कोरोना के डर से हमने जो बच्चों के टीकाकरण बंद कर रखे हैं, बच्चों के इलाज बंद कर रखे हैं,
उसमें ऐसा ना हो कि एक बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए 100 बच्चों की जान पर बन आए। इसलिए इसको ध्यान से देखना चाहिए। और जो 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 चीज़ें घटित हो रही हैं कि हमारे भारत के सबसे बड़े एम्स में सैकड़ों की तादाद में लगभग 500 डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय और दूसरे कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, और हम अभी भी उन अस्पतालों की छुट्टी दिए हुए हैं जो करोड़ों करोड़ की लागत से बने हैं और करोड़ों करोड़ पैदा करने की नीयत से बने हैं, हमें स्वास्थ्य देने की नीयत से नहीं बने। एक कविता मैं अक्सर भूल जाता हूँ, बहुत दिनों से सुनाई भी नहीं है किसी को। सुशील शुक्ला ने एक बार कहा था मुझसे, तो आधी अधूरी सुना दी थी मैंने। नींद में या बेहोशी में, ओ गिट्टी लदे ट्रक पर सोए हुए आदमी, तुम नींद में हो या बेहोशी में। ओ गिट्टी लदे ट्रक पर सोए हुए आदमी, तुम नींद में हो या बेहोशी में। गिट्टी लदा ट्रक और तलवों पर पिघलता कोलतार, ऐसे में क्या नींद आती है? दिन भर तुमने गिट्टियां नहीं अपनी हड्डियां तोड़ी हैं, और हिसाब गिट्टियों का भी नहीं पाया। अच्छा, ज़रा महसूस करके देखो, अभी तुम गिट्टियों पर सोए हो या अपनी हड्डियों पर? महसूस करो सीने में भरी हुई पत्थरों की धूल। समझो कि टूटता हुआ पत्थर भी तोड़ने वाले के सीने में लगाता है सुरंग। महसूस करो सीने में भरी हुई पत्थरों की धूल। समझो कि टूटता हुआ पत्थर भी अपने तोड़ने वाले के सीने में लगाता है सुरंग। तुम कुछ जवाब नहीं देते। ओ गिट्टी लदे ट्रक पर सोए हुए आदमी, तुम नींद में हो कि बेहोशी में। गिट्टी लदा ट्रक और तलवों पर पिघलता हुआ कोलतार, ऐसे में क्या नींद आती है? और बहुत से लोग बहुत सी कविताओं की याद दिला रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कुछ कविताएं जो बहुत दिनों से सुनाई नहीं हैं। ये कविता है धातुएं। सूर्य से अलग होकर पृथ्वी का घूमना शुरू हुआ चुंबकत्व, धातुओं की भूमिका शुरू हुई। स्टीफन हॉकिंग का कहना है और तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पृथ्वी शून्य से प्रकट हो गई। ये कैसे संभव होता है कि शून्य से कुछ प्रकट हो जाए? कोई चीज़ न कुछ में से पैदा हो जाए। और इसके लिए दर्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो गणित से और विज्ञान से एक कविता याद आ रही है अब, मुक्तिबोध की एक कविता जो क्वांटम फिजिक्स से ही उसका जन्म हुआ है, लेकिन उससे बाद में सुनाऊंगा। मैं पहले ये धातुएं सुना दूं। और धातुओं के बारे में एक बात मैं बता दूं, चुंबकत्व के बारे में एक बात बता दूं कि पृथ्वी जो है, ये चुंबकत्व किसी वैज्ञानिक ने पैदा नहीं किया है।
चुंबकत्व तो पृथ्वी में है। ये किसी विज्ञान से नहीं आया। पृथ्वी अपने चुंबकत्व के साथ ही पृथ्वी है, और चुंबकत्व अपने गुरुत्वाकर्षण के साथ ही पृथ्वी है। ये किसी वैज्ञानिक ने उसको दिया नहीं है, हमने दिया नहीं। विज्ञान ने सिर्फ इसकी तलाश की है, खोजा है। हाँ, ये खोजना ज़रूर हुआ है कि चुंबक के चारों तरफ अगर किसी धातु को घुमाया जाए तो उसमें बिजली का करंट आ जाएगा। ये तो खोजा। ये आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी एक चुंबक के चारों तरफ अगर एक बिजली के तार को घुमा दें तो उसमें करंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये प्रकृति है जिसे हम नष्ट कर रहे हैं, और जो अब हो सकता है कि हमें नष्ट कर दे। पूर्वा ने बताया था, उसने कहीं पढ़ा अभी हाल में कि ये जो टिड्डियाँ आ रही हैं, अंडे बहुत देती हैं, बहुत अंडे देती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं है। जो ग्लेशियर पिघल करके जिन्होंने समुद्र को ठंडा कर दिया है और उनके लिए ऐसा पर्यावरण पैदा कर दिया जिसमें बहुत टिड्डियाँ पैदा हो सकती हैं, ये उसके दुष्परिणाम हैं। तो खैर, धातुओं के बारे में, सूर्य से अलग होकर, धातुओं के बारे में मैं कविता पढ़ रहा हूँ तो धातुओं के बारे में नहीं है। मैं कोई कविता ईंट, गिट्टी, पत्थर, कंकड़ के बारे में सुनाऊंगा तो वो गिट्टी, कंकड़, पत्थर के बारे में नहीं होगी, तो मनुष्य के बारे में। सूर्य से अलग होकर पृथ्वी का घूमना शुरू हुआ चुंबकत्व, धातुओं की भूमिका शुरू हुई। धातु युग से पहले भी था धातु युग, और धातु युग के बाद तो चल ही रहा है धातु युग। कौन कहता है कि धातुएं फलती फूलती नहीं हैं? फलों और फूलों में वे सबसे ज़्यादा मिलती हैं इन दिनों पानी के बाद। मछलियों और पक्षियों में होती हुई वे आकाश पाताल एक कर रही हैं। दफ्तर जाते हुए या बाज़ार या घर लौटते हुए वे हमें घेर लेती हैं धुएं में और खून में घुलने लगती हैं। चिंतित हैं धातु विज्ञानी कि असंतुलित हो रहे हैं धरती पर धातु के भंडार, कि वो उसके जिगर में, गुर्दों में, नाखूनों में, त्वचा में और बालों की जड़ों में जमती जा रहे हैं। अभी वे विचारों में फैल रही हैं, लेकिन एक दिन वे बैठी मिल सकती हैं हमारी आत्मा में। फिर क्या होगा? गर्मी में गर्म और सर्दियों में ठंडे। खींचो तो खींचते चले जाएंगे, पीटो तो पिटते चले जाएंगे। अरे भाई, धातु अगर हो गए हैं तो गर्मियों में गर्म हो जाएंगे, सर्दियों में ठंडे हो जाएंगे। पीटोगे तो पिट लेंगे, तार की तरह खींचोगे तो खींच जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इससे पूरी तरह बेखबर हैं लोग। मुझसे तो कई बार पूछ चुके हैं मेरे दोस्त कि पारा चला गया इस साल 0 से नीचे, लेकिन खून तो जमा नहीं तुम्हारा। यार नरेश, तुम किस धातु के बने हो? दोस्तों, पालक में होता है लोहा। पालक की भाजी में लोहा होता है, लेकिन उसे टन टन करके बजाया नहीं जा सकता। लेखक का लोहा उसके शब्दों में होता है, लेकिन लेखक का आचरण उसे टन टन करके बजाकर दिखा सकता है। पालक में लोहा होता है, लेकिन उसे टन टन करके बजाया नहीं जा सकता। लेकिन लेखक का लोहा उसके शब्दों में होता है, और उसका आचरण उसे टन टन टन
बजाकर दिखा सकता है। अब ये कविता है ईंटें। तपने के बाद ईंटें तपने के बाद भट्टे की समाधि से निकलीं और एक वास्तुविद के स्वप्न में विलीन हो गईं। घर एक ईंटों भरी अवधारणा है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मकान नहीं, घर। जैसे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी लोग करते हैं सब तरह के काम, एकदम ईंटों की तरह जो होती हैं एक दूसरे की पर्यायवाची और एक दूसरे की बिल्कुल जुड़वां। वे रसोई में भी लगती हैं और वे स्नान घर में भी लगती हैं। वैसे ईंटें मेरे पाठ्यक्रम में थीं, लेकिन जब वे घर बनाने आईं तब तो विषय से बाहर चला गया उनका हर दृश्य। ईंटों के चट्टे की छाया में 3 ईंटें बनी थीं, एक मजदूरनी का चूल्हा। ईंटों के चट्टे की छाया में 3 ईंटें, एक मजदूरनी का चूल्हा और 2 उसके बच्चे की खुड्डी बनी। एक उसके थके हुए सिर के नीचे लगी। बाद में जो लगने से बच गई उनको तो करना थे और बड़े काम। बक्सों अलमारियों को सीलन से बचाना था, ईंटों को टूटे हुए पायों को थामना था और ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए हमारा कद ईंटों को ही बढ़ाना था। हम चाहते हैं ईंटें हों सुडौल, सतह समतल हो, धार कोर पैनी, नाप और वजन में खरी और पूरी तरह तपी हुई। रंगत हो सुर्ख, बोली में धातुओं की खनक। ईंटों की बोली में धातुओं की खनक ऐसी कि 7 ईंटें चुन लें तो जल तरंग बज उठे। फिर दाम भी हो मुनासिब। अरे इतना सब हो अगर, तब क्या ईंटों का भी बनता है कुछ हक कि वे हमसे कुछ चाहें? याद आई वो दीवार जिसके साए तले रहते थे मीर, वो जिसके पीछे से गोलियां चलाईं अशफाक ने, और वही जिस पर बब्बू और रानी ने किया अपने प्रेम का इजहार, और वो जला हुआ खंडहर जो अब सिर्फ बारिशों का करता है इंतज़ार। ईंटें भला क्या चाह सकती हैं? ईंटें शायद चाहें कि वे बनाएं जो घर, उसे जाना जाए थोड़े से प्रेम, थोड़े से त्याग और थोड़े से साहस के लिए। ईंटें भला क्या चाह सकती हैं? ईंटें शायद चाहें कि वे बनाएं जो घर, उसे जाना जाए थोड़े से प्रेम, थोड़े से त्याग और थोड़े से साहस के लिए। ईंटें अगर सचमुच ये चाहें तो साथियों, उस दिन से ईंटों से आंख मिला पाना मेरे लिए सहज नहीं रह गया। अगर ऐसा लगे आपको कि कविता से बाहर ऐसा नहीं संभव, तो एक बात पूछता हूँ, अगर लखनऊ की ईंटें बनी हैं लखनऊ की मिट्टी से, तो लखनऊ के लोग क्या किसी और मिट्टी से बने हैं? ये कविता है दांतों के कीड़े। हमारी बहू सोनी इन दिनों दांतों से बहुत परेशान है। एक दांत उखड़ गया उसका, तो याद आई ये कविता, दांतों के कीड़े।
हम जिन दांतों से करते हैं भोजन, दांतों के कीड़े उन्हीं दांतों का कर लेते हैं भोजन। हम जिन दांतों से करते हैं भोजन, तो दांतों के कीड़े उन्हीं दांतों का कर लेते हैं भोजन। दांतों के कीड़े भला किन दांतों से खाते होंगे दांत? चबाकर निगल लिए जाने से बची हुई चीज़ें, जो कुछ न कुछ तो बच ही जाती हैं हर हाल में, दांतों में छिपकर दांतों से लेती हैं प्रतिशोध। धीरे धीरे उनमें पड़ती है जान। उनके आँख कान नाक मुंह नहीं होते, दांत नहीं होते, दिमाग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनके वहाँ होने भर से होती है दांतों के खात्मे की शुरुआत। ये खुशफहमी छोड़िए जनाब कि दांतों के कीड़ों के नहीं होते दांत। दांतों के कीड़े भला किन दांतों से खाते होंगे दांत? दोस्तों, चबाकर निगल लिए जाने से बची हुई चीज़ें, जो कुछ न कुछ तो बच ही जाती हैं हर हाल में, दांतों में छिपकर दांतों से लेती हैं प्रतिशोध। धीरे धीरे उनमें पड़ती है जान। उनके आँख कान नाक मुंह नहीं होते, दांत नहीं होता, दिमाग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनके वहाँ होने भर से होती है दांतों के खात्मे की शुरुआत। ये खुशफहमी छोड़िए जनाब कि दांतों के कीड़ों के नहीं होते दांत। अब ये कविता जिंदा लोग ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते। अरे इंतज़ार तो लाशें भी नहीं करती। एक दिन हद से हद दो, बस इसके बाद तो वे हवा में उड़ने लगती हैं, पीछा करती घेरती सीने पर हो जाती हैं सवार और वसूल करके छोड़ती हैं अपने जायज़ नाजायज़ हकूक़। गुलाब की खुशबू 10 मीटर तक जाती होगी, लेकिन लाशों की खुशबू पूरे मोहल्ले को घेर लेती है। लाशों को हमसे ज़्यादा हवा चाहिए, उन्हें हमसे ज़्यादा पानी चाहिए, उन्हें हमसे ज़्यादा बर्फ़ चाहिए, उन्हें चाहिए हमसे ज़्यादा इतिहास में जगह, उन्हें हमसे ज़्यादा आग चाहिए, उन्हें हर चीज़ हमसे ज़्यादा चाहिए। लाशों को हमसे ज़्यादा हवा चाहिए, उन्हें हमसे ज़्यादा पानी चाहिए, उन्हें हमसे ज़्यादा बर्फ़ चाहिए, उन्हें हमसे ज़्यादा आग चाहिए, उन्हें चाहिए इतिहास में सबसे ज़्यादा जगह, उन्हें सब कुछ हमसे ज़्यादा चाहिए। इससे पहले कि वे घेर लें सारी जगह, मैं कहता हूँ कि इंतज़ार करती होंगी नदियाँ बारिश का वर्ष भर, वसंत का इंतज़ार करते होंगे वृक्ष, लेकिन लोग, जिंदा लोग ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते। मुश्किलें, मुसीबतें और मौत तो आती ही है, लेकिन इससे पहले कि कोई संकट उन्हें चुने, वे खुद ही चुन लेते हैं अपना मनचाहा संकट, अपने मरने की सही वजह और वक्त। बार बार नहीं मरते जिंदा लोग ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते। तो ख़त्म करें या और एक दो कविताएं सुनने का दम श्रोताओं में है? क्या करें बताइए? प्रेम शंकर जी, आप बता सकते हैं, आप बताइए।
अब राखी हमारी बेटी कह रही हैं कि गिरना सुनाइए। नहीं, कितना कहाँ से? हम्म? लंबी कविता है वो, कहाँ से? तो सुना दीजिए, हालांकि पर्यावरण वाला वो है तो। गिरना सुनाएं। गिरना है कहाँ, निकालो ज़रा। नहीं, कहीं तब तक कुछ एक कविता और भी पढ़ ली। तो या गिरना ना सुनाऊं? वो अच्छा, राम जी राय कह रहे हैं कि सुनाते जाइए। लाओ मैं निकाल हटो। अरे पर दिखे तो। ना लाओ, दिख जाएगी, मुझे दिख जाएगी, छोड़ो, ऐसा नहीं। आइए वो भाई खत्म हो गया। नहीं नहीं अभी चल रहा है। ये कविता है कंक्रीट। हमारा अनुभव है कि चीज़ें जगह घेरती हैं, लेकिन चीज़ें जगह छोड़ती भी हैं। आपस में सटकर फूटी कलियां, ये कविता है कंक्रीट। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं, और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां। आपस में चाहे जितना सटें, जितनी जगह खुद घेरती हैं, ठीक उतनी ही अपने बीच खाली छोड़ देती हैं, जिसमें भरी जाती है रेत। और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें, अपने बीच अपनी बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं। उसी में तो भरी जाती है सीमेंट। सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती हैं खाली जगह। उसी में तो समाता है पानी, और पानी में भी खाली जगह। खैर, इसे छोड़िए। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। तो ये कविता गिरना है 119 पेज पर। एक कविता और सुना दूं गिरने से पहले? टाइम समय ज़्यादा हो गया है। देखिए, राखी ये भी बता रही है कि पेज नंबर 21 पर है गिरना। 19 बर्फ और मछली वाली कविता भी सुनाइए, सुशील सुमन कह रहे हैं। नहीं, कभी तो बहुत आए हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरे होंठ पहले हिल जाते हैं और मेरी आवाज़ थोड़ा सा बाद में आती है। पानी दूं आपको? पानी दे दो। तो ऐसा होता है कि जो रोशनी है उसकी रफ्तार तो शायद 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वो तुरंत आती और आवाज़ थोड़ा पीछे रह जाती है उसके। ये घटित हो रहा है। लेकिन आइंस्टाइन ने जब रोशनी की रफ्तार के बारे में, और मैं बर्न में था, तो मैंने देखा वहाँ पर म्यूज़ियम में सीढ़ी पर, चलती हुई सीढ़ी पर एक बच्ची जा रही है, और आइंस्टाइन उसके बाद कदम रखते हैं सीढ़ी पर, तो वो बच्ची से पीछे रह जाते हैं
बच्ची आगे आगे जा रही है और आइंस्टाइन पीछे ही हैं या शायद खड़े ही हैं। तो वो बच्ची उन्हें जीभ चढ़ाती है कि देखो मैं आगे जा रही हूँ और तुम पीछे रह गए। आइंस्टाइन अपनी जेब से टॉर्च निकालते हैं, टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च की रोशनी उस बच्ची से आगे निकल जाती है। टॉर्च की रोशनी पीछे से आती है और सीढ़ियों पर चढ़ती हुई बच्ची से आगे निकल जाती है। पीछे छूटी हुई चीज़ें बिजलियों को अपनी चमक दिखाने की इतनी जल्दी मचती थी कि अपनी आवाज़ों को पीछे ही छोड़ आती थी। बिजलियों को अपनी चमक दिखाने की इतनी जल्दी मचती थी कि अपनी आवाज़ें पीछे छोड़ आती थीं। आवाज़ें आती थीं, पीछा करती, अपनी गायब हो चुकी बिजलियों को तलाश करती हुई। टूटते हुए तारों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। वे इतनी दूर होते हैं कि उनकी आवाज़ें कहीं रास्ते में ही भटक कर रह जाती हैं, हम तक पहुंच ही नहीं पाती। कभी कभी रातों के सन्नाटे में चौंक कर रुक जाता हूँ, सोचता हुआ कि कहीं ये सन्नाटा किसी ऐसी चीज़ के छूट जाने का तो नहीं जिसे हम हड़बड़ी में बहुत पीछे छोड़ आए हों। मुझे लगता है देर काफ़ी हो गई है और गिरना गिरना बाद गिरना है 189 पर, यहाँ कहीं है गिरना। चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो तो लिफाफे में बचे रहो, यानी आँखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो, यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में भले ही गिर जाओ। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज़्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी उस कद में कि गिरना मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा। चीज़ों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी के मध्य, जहाँ पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ा था गैलीलियो और चिल्ला कर बोला था कि इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीज़ें तेज़ी से गिरती हैं और हल्की चीज़ें धीरे धीरे। लेकिन अभी तो आप अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे। गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागज़ों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। आज 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप, कि चीज़ों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं और हर कद और हर वज़न के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही चीज़ के लिए गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीज़ों का गिरना और गिरो। गिरो जैसे गिरती है बर्फ़ ऊंची चोटियों पर जहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह
रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए गिरो, आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में। गेंद की तरह गिरो, गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच। गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह किसी कोंपल के लिए जगह खाली करते हुए, और गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहाँ पत्तियाँ नहीं झरती वहाँ वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए। गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए, उनका कोई तीर तो रचा ही नहीं गया। तो गिरो अपने इंद्रधनुष से छूटे हुए तीर की तरह बंजर जमीनों को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नज़र, और अब स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें, चेहरे और रक्तचाप। गिर रहा है देह का तापमान, गिर रहा है, और गिर रही है खून में मिकदार होमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद तुम्हारा, एक बारगी तय करो अपना गिरना। अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो और गिरो किसी दुश्मन पर। गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूँ गिर के दिखाओ तो सही। साथियों, 4 लाइनें और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नमस्कार। मैं बहुत ज़्यादा देर से पढ़ रहा हूँ कविताएं, और पढ़ता चला जाऊँगा। मेरे पास बहुत कविताएं हैं। बहुत लोगों को लगता है मेरे पास कम हैं कविताएं, बहुत हैं दरअसल। चाहता था पानी क्या कर रहा है इसके बारे में कविता है, लेकिन अभी नहीं सुनाऊँगा। ये 4 लाइनें या 6, 7, 8 लाइनें कि मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। मरना हो तो प्यार में मरना, मरना हो तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। मरना है तो समर में मरना, मरना है तो शान से, मच्छर काटे से क्या मरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। मरना है तो शान से मरना, मरना है तो समर में मरना, मरना है तो प्रेम में मरना, प्यार में मरना, मरने से क्या डरना। साथियों, बहुत समय आपका लिया, और बहुत सी ऐसी बातें जो कहना था भूल गया। मेरे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं, तारतम्य भी नहीं है। जो बातें कुछ कह दी, कुछ रह गई हैं, तो फिर मिलेंगे तो फिर कहेंगे। आप सबको नमस्कार। और ये कविता, जहाँ तक मुझे याद है, और भी कुछ कविताएं, भारत माता एक कविता थी। भारत माता, भारत माता, तेरे 4 हाथ हितकारी, तू करती सिंह पर सवारी, फिर भी तेरे बच्चे भूखे।
माता है तू या कि विमाता, सच बतला तू किसकी माता, भारत माता, भारत माता। ये कविता भी जनमत में छपी थी और जनमत को का बहुत बहुत आभार। इस बीच में पंकज चतुर्वेदी, रामजी राय, प्रेम शंकर, कई लोगों ने मुझसे ये बार बार कहा कि परसाई जी वाली और भाई बात खत्म हो गई ना? कि मुझे आना है। और ऋषि और परसाई पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं कि परसाई जी वाली कविता जरूर सुनाए। कौन कह रहा है? पंकज चतुर्वेदी। परसाई जी की बात एक कविता है और ये कहा कि ये कविता सुना दीजिए। पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं। पंकज जी कह रहे हैं सुना दीजिए। आज से अभी कितने साल हो गए, खैर आज से लगभग 50 वर्ष पहले जबलपुर में परसाई जी के पीछे लगभग भागते हुए मैंने उन्हें सुनाई एक कविता और पूछा क्या इस पर इनाम मिल सकता है। अच्छी कविता पर सज़ा भी मिल सकती है। सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि उसी शाम वो विद्यार्थियों की एक कविता प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने वाले थे और मैं उसमें भाग लेना चाहता था। आज जब चारों तरफ हो रही है वाह वाह, लोग और मित्र ले रहे हैं हाथों हाथ, सज़ा कैसी, कोई सख्त बात तक नहीं कहता तो शक होने लगता है। परसाई जी की बात पर नहीं, अपनी कविताओं पर। दोस्तों, ये एक बार फिर से नमस्कार। ये घटना सच्ची है। परसाई जी ने कहा था कि अच्छी कविता पर सज़ा भी मिल सकती है और उस प्रतियोगिता में विनोद कुमार शुक्ल भी थे मेरे साथ, मैं भी था, सोमदत्त थे, मलय भी थे जबलपुर में। हम सब, मलय जी को छोड़ के हम सब विद्यार्थी थे। शायद मलय जी भी विद्यार्थी थे, लेकिन किसी को कोई पुरस्कार नहीं मिला था। पंकज चतुर्वेदी ये कह रहे हैं जी कि पानी क्या कर रहा है, ये कविता जरूर सुनाइए। पानी क्या कर रहा है, क्या बताएं? पानी क्या कर रहा है ये कविता चलते चलते चलिए सुना दें। बहुत ठंड, बहुत कविताएं हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए, समय बहुत हो रहा है। वैसे तो मुझे मेरे भीतर छुपी रोशनी दिखाओ भी सुनाना चाहता था। पानी क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है। इसको ढूंढना पड़ेगा। मत सुनाइए, फिर उनसे बोल दीजिएगा। 158 पर है। चलिए एक कविता और सुन लीजिए, पानी क्या कर रहा है। लाइव हैं आप। पानी क्या कर रहा है। जब पड़ रही हो कड़ाके की ठंड और पानी पीना तो दूर से छूने तक से बच रहे हों लोग, तो ज़रा जाकर देख लेना चाहिए कि अपने संकट की इस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। उस वक्त जब पड़ रही हो कड़ाके की ठंड और पानी पीना तो दूर से छूने तक से बच रहे हों लोग, तो ज़रा जाकर देख लेना चाहिए कि अपने संकट की उस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। अरे वो तो शीर्षासन कर रहा है। सचमुच झीलों, तालाबों और नदियों का पानी सिर के बल खड़ा हो रहा है, यानी
सतह का पानी ठंडा और भारी हो लगाता है डुबकी, और नीचे से गर्म और हल्के पानी को ऊपर भेज देता है ठंड से निपटने के लिए। इस तरह लगातार लगाते हुए डुबकियाँ उमड़ता घुमड़ता हुआ पानी जब आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, अरे ये 4 डिग्री क्या, ये 4 डिग्री वो तापक्रम है दोस्तों जिसके नीचे मछलियों का मरना शुरू हो जाता है। अब पता नहीं पानी ये कैसे जान लेता है कि अगर वो और ठंडा हुआ और भारी होकर नीचे चला गया तो मछलियाँ बच नहीं पाएंगी। अचानक वो अब तक जो कर रहा था ठीक उसका उल्टा करने लगता है, यानी कि ठंडा होने पर भारी नहीं होता बल्कि हल्का होकर ऊपर ही तैरने लग जाता है। यानी 3 डिग्री हल्का, 2 डिग्री और हल्का, और 0 डिग्री होते ही बर्फ बनकर सतह पर जम जाता है। इस तरह वो कवच बन जाता है मछलियों का। इस तरह वो कवच बन जाता है मछलियों का। अब पड़ती रहे ठंड, नीचे गर्म पानी में मछलियाँ जीवन का उत्सव मनाती रहती हैं। इस वक्त शीत कटिबंधों में तमाम झीलों और समुद्रों का पानी जमकर मछलियों का कवच बन चुका है। पानी के प्राण मछलियों में बसते हैं। आदमी के प्राण कहाँ बसते हैं दोस्तों? इस वक्त कोई कुछ बचा नहीं पा रहा। किसान बचा नहीं पा रहा अन्न को, अपने हाथों से अपनी फसलों में आग लगाए दे रहा है। माताएं बचा नहीं पा रही बच्चों को, उन्हें गोद में ले कुओं में छलांग लगा रही हैं। इससे पहले कि ठंडे होते ही चले जाएं, हम सब चलकर देख लें कि इस वक्त जब पड़ रही है कड़ाके की ठंड, तो मछलियों के संकट की इस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। दोस्तों इस बार फिर से नमस्कार, और आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। जनमत को धन्यवाद, अपने सभी मित्रों को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपके सामने आने का अवसर दिया, और आप लोगों ने इतनी देर तक एक ही व्यक्ति की कविताएं सुनी, इसके लिए भी शुक्रिया। नमस्कार। वो लाल बटन दबा दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए ना। लाल बटन दिख रहा होगा वहाँ पे, दबा दीजिए उसको।